नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पवित्र बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने प्रदेश की सुख समृद्धि और देश की उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पुजारियों ने विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई। वहीं सीएम धामी ने भक्तों से भी बातचीत की और धार्मिक आस्था को राज्य की सांस्कृतिक पहचान बताया। पूजा के दृश्य और उनकी कई चीजें जो हैं वो सामने आई, जिसमें उन्होंने चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों का उल्लेख भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज अब हमारे चारों ही धामों के विधिवत रूप से कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप का प्रयास किया गया है। अभी चूँकि पिछले वर्ष और यात्रा शुरू होने से पहले तक लगातार बर्फबारी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी इंतजाम किए गए हैं। सभी भक्तगण सभी आए, सभी श्रद्धालु आए, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। और ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफ़ी आगे बढ़ गया है। काफ़ी काम यहाँ पर हो रहे हैं और भव्य बद्री, दिव्य बद्री के रूप में ये स्थान तरह से अब दिखने लगा है। इसी के साथ ये माणा गांव भी है यहाँ पर। तो मैं सभी आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से ये भी अनुरोध करूँगा तो चारों धामों के दर्शन के साथ साथ हमारे आसपास के धामों के आसपास के जो स्थान हैं उन स्थानों को भी देखें। यहाँ माणा गाँव, जिसको भारत का अंतिम गाँव कहा जाता था, प्रधानमंत्री 2022 में यहाँ का प्रवास किया था, यहाँ का भ्रमण किया था। उसके बाद आज वो स्थान भी हमारा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसको पहले गांव की संज्ञा दी देश के और पहले गांव के रूप में आज उसका विकास आगे बढ़ा है। वहाँ की मातृशक्ति कल मैं शाम को सबसे मिला था। 100% उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए 100% आज लखपति दीदियाँ वहाँ की बहनें बनी हैं। ये विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम के संवत्सर में एक बार फिर देवताओं ने हम मनुष्यों को भगवान के निज निवास में, उनके श्री मंदिर में पूजा करने का, अर्चना करने का अधिकार दिया है। देवता पीछे हुए हैं, मनुष्यों को आगे किया है। कितना बड़ा सौभाग्य है। आज सवेरे 6:15 बजे विधि विधान के साथ भगवान बद्रीनाथ के कपाट उद्घाटित हो गए हैं। उत्तराखंड के जो हमारे चार धाम हैं, अब चारों धाम के पट खुल चुके हैं और श्रद्धालु आकर के उनका लाभ ले सकते हैं। हम पूरे देश के श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में इस बारे में इच्छा जागे तो उसको दबाना नहीं, तैयारी करके आ जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये धार्मिक आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए यहाँ आना, भौतिक आनंद के लिए दूसरे स्थान है। जी, आप गाड़ी मतलब वाहन से ही यहाँ आए होंगे यहाँ तक सर, तो क्या व्यवस्थाएं कैसे देखी? अगर व्यवस्थाओं की बात करें, अभी तक तो हमने देखा कि सब व्यवस्थाएं ठीक हैं। कोई कठिनाई दिखाई नहीं दी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, अगर यात्रियों को अनुभव होगा तो वो बताएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस के आक्रामक रुख के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के बिल से 105 सीटों के अनुपात में महिला आरक्षण सुनिश्चित होता है, जबकि कांग्रेस अब भी 70 सीटों तक सीमित सोच रखती है। उन्होंने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 105 विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस 70 विधानसभाओं की बात कर रही है। तो कांग्रेस की ईमानदारी तो यही नजर आ जाती है। 1971 में भी 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 55 करोड़ आबादी थी। आज 140 करोड़ से अधिक आबादी है और 543 की संख्या पे कांग्रेस अटकी हुई है। और अगर 90 महिलाओं के संसद में प्रतिनिधित्व अधिक करने से कांग्रेस के वर्चस्व पर कोई संकट के बादल फहराते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि महिला नेतृत्व के प्रति कांग्रेस कितनी बेईमान है और किस तरह से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्य सरकार विशेष सत्र कर रही है। ये 1 दिवसीय सत्र 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा में आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि विशेष सत्र का प्रस्ताव पहले ही राज्यपाल के पास भेजा जा चुका है और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद सत्र आहूत किया जाएगा। सत्र से पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर 26 अप्रैल को विधानसभा में विशेष बैठक होगी। इसके बाद 27 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी ताकि विशेष सत्र सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। इस कदम से महिला आरक्षण बिल पर विधानसभा में व्यापक विचार विमर्श और निर्णय की प्रक्रिया शुरू हो गई। एहसास हम बहनों को ये हुआ कि जैसे ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, उसको क्रियान्वयन करने की बारी आई, उसको जमीन पर लाने की बारी आई, अचानक विपक्ष को ऐसी क्या चीज समझ में आई कि वो जाति धर्म पर आ गए। 2023 में किसी ने इस तरह की बात नहीं की, किसी ने इस तरह का विषय नहीं उठाया, लेकिन अचानक आज 2026 में जैसे ही समझ में आया कि ये तो अब होने जा रहा है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है, तो तुरंत उस पर उन्होंने इस तरह का अपना जो वहां पे प्रतिक्रिया दी, उससे दिखता है कि उनकी महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच है, उनके विकास के प्रति अच्छी सोच नहीं है। तो दुखद है, लेकिन आपको बताना चाहूंगी बहनें निराश नहीं हैं, हम पूरी तरह से आशावान हैं। उड़ान रुकी जरूर है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस उड़ान को फिर नई हवा देंगे और हम फिर बहनें सब उड़ेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चारधाम यात्रा के दौरान एक बाहरी पर्यटक की मौत पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन यात्रा व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाने में लगे हैं और इसके लिए सराहना भी मिल रही है। कमलेश रमन ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और अधिक भीड़ के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए यात्रियों की मेडिकल जांच कराई जाती है, लेकिन वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। उन्होंने सरकार की श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, सुविधा, सुचारू दर्शन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। प्रवक्ता ने कहा कि कपाट खुलने के पहले दिन अधिक भीड़ से कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल देखिए, दुखद है क्योंकि कोई यात्रा पर श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचे थे और ये सभी जानते हैं कि जिनको थोड़ा सांस की प्रॉब्लम हो या क्राउड हो, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए मेडिकल भी किए जाते हैं। तो अब उनको क्या प्रॉब्लम रही होगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन दुखद है जो इस तरह के हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी बनती है और सरकार अपना पूर्णता ये सहयोग देने के लिए भी हमेशा कटिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। लोगों को, जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्था करना, उनको सुरक्षा देना, उनको सही प्रकार से दर्शन कराना, ये सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन क्योंकि पहले ही दिन सभी को मुझे लगता है कि भाई आज ही हम दर्शन कर ले या पहले दिन ही हम पहुंच जाए, तो थोड़ा सा क्राउड भी हो सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोक जनशक्ति पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बिहार प्रदेश के बाद अब लोजपा उत्तराखंड में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल ठाकुर जसपुर विधानसभा पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान और उनके कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से परिचय कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि देहरादून में प्रदेश के जिलाध्यक्षों की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जनपद उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष का नियुक्ति पत्र अब सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में लोजपा अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेगी। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती और सक्रियता बढ़ाने पर विशेष बल देने की अपील की है। पुर का नहीं है, पूरे हमारा जो उधम सिंह नगर जिले का हम लोग एक दौरा था, कोई कार्यक्रम के नहीं, बस हमारा जो पहला ये मुद्दा था, हम अपने सभी जिले के
जितने कार्यकर्ता हैं जसपुर में, काशीपुर में, जहाँ जहाँ सब है, तो हम एक व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये था कि मैं सबसे मुलाकात करूं, सबकी समस्याएं सुनूं। पार्टी को और मजबूत करने की कड़ी में ये कदम उठाया गया है, क्योंकि दूर रहकर देहरादून में से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमारा ये था कि कार्यक्रम तो हम बाद में, बड़े तो कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे सबसे मुलाकात करने का ज़रूरी था, इस वजह से ये प्रोग्राम रखा गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पिथौरागढ़ जिले के तहसील मुनस्यारी में ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य विक्रम दानू के नेतृत्व में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को 26 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। प्रमुख मांगों में बोना ग्राम के क्षतिग्रस्त मकानों का शीघ्र मुआवजा, तहसील मुनस्यारी में स्थायी उप जिलाधिकारी की नियुक्ति, जौल ढुगा में उचैती और धूरा तोल डीलम कुलथम गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ना और झोधार से साइपोलो और साइभाट और धापा से सिंडर प्यांगती गांवों का सड़क संपर्क, आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन और मुआवजा। इसके साथ ही विकास खंड मुनियारी में मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित किसानों की भूमि का उचित मुआवजा शामिल है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों का 1 सप्ताह के भीतर समाधान नहीं हुआ तो वो तहसील मुख्यालय मुनस्यारी में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। चलो लगातार क्षेत्र भ्रमण के बाद आज तहसील मुख्यालय में पहुंचे हैं सभी साथियों के साथ, और क्षेत्र की तमाम समस्याएं जैसे ढीलम तक मोटर मार्ग और कुरजिमिया मोटर मार्ग और साइपोलो मोटर मार्ग, प्यांगती मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए, और क्षेत्रों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और नेटवर्क और कृषि योग्य भूमियों का मुआवजा को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी को तहसीलदार महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रसिद्ध किया है। तत्काल क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो हम क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधि को साथ लेकर 1 सप्ताह के भीतर तहसील प्रांगण मुनस्यारी में विशाल जन आंदोलन करेंगे और धरने में भी बैठेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रेशम विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक चाकी केंद्रों की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिसके तहत विकास नगर में केंद्र स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने ऐसे केंद्र और अन्य जिलों में भी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही नैनीताल में सिल्क पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने का भी कहा गया। इससे रेशम उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रानीखेत के पीजी कॉलेज में देवभूमि उद्यमिता योजना ओरिएंटेशन के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। आपको बता दें, कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को निजी व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। नोडल अधिकारी राहुल चंद्रा ने योजनाओं की जानकारी दी, जबकि कार्यवाहक प्राचार्य पीएन तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। स्थानीय उद्यमी जोगेंद्र बिष्ट ने व्यवसाय को बढ़ाकर रोजगार सृजन पर जोर दिया। साथ ही सरकारी योजनाओं, बैंक लोन और सहयोग के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। ये जो देवभूमि उद्यमिता योजना है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक प्रमुख प्रोग्राम है जो EDII गुजरात के कोलैबोरेशन पे बनाया गया है। और इसमें जैसे हमारे बच्चों का अभी जो माइंडसेट है वो अभी भी वही माइंडसेट है कि हम लोग केवल जॉब ओरिएंटेड ही, हम लोग अभी जॉब ओरिएंटेशन की ओर ही जाते हैं। लेकिन देवभूमि उद्यमिता योजना आपको एकेडमिक्स के अलावा आपको स्किल्स के लिए कि कौन सी आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं, उन स्किल को हम कैसे एक आइडिया, जैसे कोई भी एक आइडिया है आपके पास, उस आइडिया को कैसे एक बिजनेस में टर्न कर सकते हैं, तो वो एक रोड मैप प्रोवाइड करने का एक प्लेटफॉर्म है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उद्यमिता विकास पर जो आज ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है, ये उत्तराखंड के संदर्भ में नितांत आवश्यक है,
क्योंकि जो उत्तराखंड के लोग हैं वो अधिकतर जो है उनका माइंडसेट नौकरी पेशा होने का है, और नौकरियां इतनी ज़्यादा है नहीं। अभी पूरी दुनिया में नौकरियां कम होते जा रही हैं, खासकर जो एआई के चैलेंजेस हैं या जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो चुनौतियां नौकरी में को हुई हैं, उसकी वजह से लोगों को इंटरप्राइजिंग बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने क्वारब स्लाइड जोन के सुधारीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने मजदूरों और मशीन ऑपरेटरों की सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, यह मार्ग अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। उन्होंने नव निर्मित क्वारब बाईपास का भी निरीक्षण कर शीघ्र संचालन के निर्देश दिए। जैसे यहाँ प्लानिंग चल रही है, फर्स्ट वीक में बाईपास स्टार्ट कर रही है, और जब बाईपास स्टार्ट करेंगे तो फिर ये वाला पोर्शन हमें बंद करना पड़ेगा ताकि जो ट्रीटमेंट का काम है जो आप पीछे देख सकते हैं वो स्टार्ट हो सके। अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स ये ट्रीटमेंट को लगेंगे, तो ये 2 to 3 मंथ्स ये बंद रहेगा। एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग द आपका जो रेनी सीजन होता है उसको एक्सक्लूड करके। सो नाउ अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो हमारा बाईपास है जो बन रहा है, पीडब्ल्यूडी जो बना रही है, उसको हम फास्ट ट्रैक पे करके इंश्योर करें कि मई में वो स्टार्ट हो। अभी पहले ट्रायल मोड में चलाया जाएगा ताकि ये देख लिया जाए कहाँ से रोड धंस रही है या फिर उसमें थोड़ा गड्ढे हो जा रहे हैं, ताकि जब जो टायर प्रेशर से होते हैं, सेटलमेंट होता है मड का, जैसे ही वो हम लोग ट्रायल रन करने के बाद थोड़ी देर बंद करके उसे ट्रीट करके तो होपफुली मई में पूरे रूप से सुचारू रूप से चालू कर दें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लाल कुआं मोटा हल्दू स्थित मदरसन कंपनी में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। हालात को देखते हुए कंपनी परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पिछले 2-3 दिनों से श्रमिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, जबकि प्रबंधन ने अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। पुलिस ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने और श्रमिकों को उकसाने का प्रयास किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्रा ने कहा कि उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति हर हाल में बनाए रखी जाए और कानून व्यवस्था भंग करने पर सख्त कार्रवाई होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के साड़ीगाड़ कंडारी मोटर मार्ग की स्थिति चिंताजनक हो गई है। आपको बता दें, पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ये मार्ग जो क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांवों को जोड़ता है, अब गड्ढों और उखड़ी हुई डामर परतों के कारण बदहाल हो गया है। जल निकासी की खराब व्यवस्था और लगातार बिगड़ती सड़क की हालत बरसात में और दयनीय हो जाती है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग द्वारा मरम्मत की और लगातार अनदेखी की जा रही है। शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ तो वो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस समस्या को कब तक सुलझाता है और कब तक इस पर संज्ञान लिया जाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। देहरादून में दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। वसंत विहार क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने अनावरण किया और इसे अंजाम देने वाले अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, अभियुक्त के कब्जे से लाखों रुपए मूल्य की चोरी का माल बरामद किया गया है। इस मामले में प्रवृत्त
ई रिक्शा को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस कप्तान की कुशल रणनीति और कार्रवाई के चलते घटना का शीघ्र खुलासा संभव हुआ है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दून पुलिस ने आम जनता को आश्वासन दिया कि चोरी और अपराध की घटनाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में रक्षा अनुसंधान विद्यालय के प्रबंधन बदलने की खबर से छात्रों और अभिभावकों में हंगामा मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो स्कूल का प्रबंधन अब डीएवी को सौंप दिया गया है। अभिभावक और छात्र इस बदलाव से असमंजस में है क्योंकि नए सत्र के लिए किताबें और ड्रेस पहले ही खरीदी जा चुकी हैं। इसके अलावा प्रबंधन परिवर्तन से स्कूल की फीस स्ट्रक्चर में बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे अभिभावकों में चिंता और बढ़ गई है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना और योजना के इस तरह का बदलाव असुविधाजनक है और अनुचित है। अब देखना होगा कि नए प्रबंधन की नीतियों और बदलाव को लेकर क्या स्पष्टता दी जाती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून के डाक पत्थर क्षेत्र में झूला पुल के पास शक्ति नहर में एक अज्ञात महिला के कूदने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस और लोगों के सहयोग से त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया गया। संयुक्त प्रयासों से महिला को मूर्छित अवस्था में नहर से बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल भेजा गया। महिला की स्थिति को लेकर डॉक्टरों द्वारा उपचार जारी है। वहीं महिला की पहचान के लिए जिला पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।